हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं लगातार यहाँ पर यूपी पुलिस का जो पिछला पेपर था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारा जो पार्ट है आज का 16वां पार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले हम 1 से 15 तक के पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जैसे कि आप जानते हैं ये रियल क्वेश्चन पेपर है जो हम लगातार हर एक पार्ट में बता भी रहे हैं, और ये रियल भी है क्योंकि 1 से 60 तक 460 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आप में से हजारों लोग देख भी रहे हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाए, जिससे हम ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें और आपकी तैयारी में चार चांद लगते रहें। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, कह रहा है कि अठन्नी किस समास का उदाहरण है। जो अठन्नी है वो कौन से समास का उदाहरण है, तो ये है फ्रेंड्स द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अब फ्रेंड्स, इसकी हमने एक ट्रिक बताई है समास पहचानने की। अगर आप देखना चाहते हैं, एक वीडियो है, बस 5 या 6 मिनट की ही वीडियो होगी। अगर आप उसको कंप्लीट देख लेते हैं तो सारी ट्रिक के साथ आप समास को उड़ाकर रख देंगे, कर लेंगे। तो इसी वीडियो के नीचे वो भी लिंक आपको दे दूंगा लास्ट तक, ठीक है। तो आप देख लेना इस वीडियो के खत्म होते ही। तो इसका हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आलंबन एवं उद्दीपन किसके भेद हैं। यानी कि कह रहा है कि जो आलंबन और उद्दीपन है वो किसके प्रकार हैं। तो ये है फ्रेंड्स विभाव के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो 463 नंबर पे कह रहा है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पर तो थोड़ा सा आसान इसलिए बना दिया है क्योंकि यहाँ पर जो दिया है इनके नंबर्स वो थोड़ा सा गैप करके दिया। अगर लगातार नंबर दे देता है पास पास वाले, जैसे 3 4 5 6 8, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आपको, कितना है 33। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हो सकता है यहाँ पर दे देता 43 या दे देता 23 या हो सकता है दे देता 34, तो इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33 यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्या है, रुबाई क्या है। रुबाई के बारे में बताना है कि आखिरकार है क्या जो रुबाई है। तो फ्रेंड्स, ये जो रुबाई है ये एक फारसी छंद है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा एक फारसी छंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन में आते हैं 465 नंबर, और इसमें कह रहा है 465 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, उक्त कविता किसने रचा है। यानी कि जो एक कविता आपने सबने भी पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, तो इसके लेखक कौन है, इस कविता के कवि कौन है, ये बताना है। तो ये कवि है फ्रेंड्स सुभद्रा कुमारी सिंह चौहान। इसको आप चौहान कर लीजिए। तो सुभद्रा कुमारी सिंह चौहान है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, इनका देखो डी नंबर पे लिखा हुआ है, इसका आंसर तो समझ गए आप, सी होगा। लेकिन यहाँ पर डी नंबर पे भी एक नाम लिखा हुआ है महादेवी वर्मा। इनका एक उपनाम भी है। उपनाम मतलब इनको एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं महादेवी वर्मा को। अगर आपको पता है किस नाम से जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में देखिए और लिखिए। अब देखते हैं किसका जवाब सही आता है, देखते हैं कौन जवाब दे पाते हैं। यानी कि महादेवी वर्मा का उपनाम क्या है, दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं इनको। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में कह रहा है 466 नंबर पे, चंपू किसे कहते हैं। देखो ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कई बार कि समझ नहीं पाते, अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जान पाएंगे। लेकिन अब की बार अगर ये आ गया तो आपसे सही गलत नहीं होगा, आप हमेशा सही करके आओगे। तो ये होता है फ्रेंड्स चम्मू। गद्य पद की मिश्रित जो रचनाएं होती हैं, यानी कि गद्य भी हो और पद्य भी हो, मिश्रित रचनाओं को हम चंपू कह देते हैं। यानी जिसमें कविताएं भी हों, कहानियां भी हों, उन सबको मिलाकर हम क्या कह देते हैं, चंपू कह देते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 467 नंबर है, और इसमें कह रहा है कि तबेली की बला बंदर के सिर मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करिए। यानी कि एक मुहावरा होता है तबेले की बला बंदर के सिर, ये बोला जा रहा है। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ फ्रेंड्स ये होता है किसी का जो अपराध होता है दूसरों के सिर, यानी कि अपराध कोई और करे, नाम किसी और का लग जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैपगोट। तो यही होता है बलि का बकरा बना देना, तो किसी का अपराध दूसरों के सिर पर मढ़ देना। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फ्रेंड्स अगला है, इनमें से कौन सी बोली का संबंध भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची से नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, संबंध नहीं है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो कौन सी बोली का संबंध नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका जयपुरी से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 469 नंबर का, और इसमें कह रहा है कि
दी गई भाषाओं में से कौन, इसको कौन कर लो, कौन देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, यानी कि कौन सी भाषा है इनमें से जो कि देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स इनमें से हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंजाबी। तो पंजाबी अपनी एक लिपि है पंजाबी की, गुरुमुखी जानते होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती पंजाबी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 470 नंबर, और इसमें कह रहा है य व को माना जाता है, यानी कि जो य और व होते हैं इनको हम क्या मानते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मानते हैं अर्ध स्वर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा, ये बी वाला, यानी कि अर्ध स्वर मानते हैं या व, इनको दोनों को दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे कह रहा है यहाँ पर तत्सम शब्दों का समूह, यानी कि कौन कौन से शब्द हैं जो एक दिए हैं, सारे के सारे तत्सम हैं। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा, तीक्ष्ण, दमन और निष्ठुर। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तीक्ष्ण जो है वो भी तत्सम है, दमन भी तत्सम है और निष्ठुर भी तत्सम है। अगला ज्वलन तो नहीं है। अगला देखो नेक्स्ट 472 नंबर, उसमें क्या कह रहा है 472 नंबर पे इसमें कह रहा है मुंछु का तत्सम रूप क्या है। जो मुंछु है मुंछ है, सॉरी, मुंछ का तत्सम रूप क्या है। तो इसका तत्सम रूप जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा समश्रु, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 473 नंबर है, और इसमें कह रहा है 473 नंबर पे कि इनमें से एक, इसको थोड़ा सही करता हूँ, इनमें से एक गधा का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था ये, तो गधे का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो ये फ्रेंड्स नहीं है हाटक। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गधा का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या तैयार कर लेना, देखो कह रहा है नहीं है, नहीं का मतलब ये वाला छोड़ दो, तो बाकी तीन तो पर्यायवाची हो गए ना गधे के। तो अगर आपको याद करना है पर्यायवाची कौन से गधे के, तो एक होता है रासव, बैसाख नंदन बोलते हैं इसको, और खर भी बोलते हैं। तो ये तीनों आपको यहाँ से ये भी तैयार हो गए कि गधे के पर्यायवाची कौन कौन से हैं यहाँ से, ठीक है, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दिए गए शब्दों में शाश्वत का विलोम शब्द क्या है, यानी कि एक शब्द दिया है शाश्वत, इसका विलोम बताना है, यानी कि उल्टा बताना है, ये क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा क्षणिक। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट। शाश्वत का मतलब होता है कि जो अनंत काल तक चलता रहे, और क्षणिक का मतलब क्या है कि थोड़ी देर के लिए हो, थोड़े पल के लिए हो, वो होता है क्षणिक। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, कह रहा है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी कि जो पर्वत जो होता है उसके ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर अधिकता, अधित्यय का। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा कौन सा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, अधिका बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 476 नंबर है, और इसमें कह रहा है 476 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि 4 जने की लकड़ी 1 जने का बोझ, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। देखो मुहावरे और लोकोक्ति तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी की सारी। तो 4 जने की लकड़ी, 4 जने मतलब 4 लोगों की लकड़ी, 1 जने का बोझ, 1 लोग का बोझ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पर सबसे थोड़ी थोड़ी मदद मिले तो काम बने। ऑप्शन नंबर इसका सी, सबसे थोड़ी थोड़ी मदद मिले तो काम आसान हो जाता है, यही बोला जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्या है 477 नंबर है, और इसमें बताना है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो शुद्ध अशुद्ध जरूर पूछा जाता है, ये आपको याद रख लेना है। शुद्ध और अशुद्ध के फॉर्म पे अगर देखें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सांसारिक समस्या क्या है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शुद्ध वाक्य बताना है तो सांसारिक समस्या क्या है, यही एक सही उत्तर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। संस्कृति भाषा बहुत पुरानी भाषा है, ये कह रहा है, तो संस्कृति दिया हुआ है यहाँ पर। और अगला केवल एक मात्र, देखो केवल भी दिया है एकमात्र भी दिया है। उसकी दुरावस्था देखकर दया आ गई, उसकी दुरावस्था देखकर दया आ गई, यहाँ पर लिखा हुआ दुरावस्था मतलब क्या होता है यहाँ पर, उसकी बुरी अवस्था देख करके, या कह सकते हैं कि उसकी ऐसी बुरी हालत को देख करके दया आ गई। यहाँ पर यह भी गलत हो गया। सांसारिक समस्या क्या है, ये इसका सही वाक्य है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है कि गुड़िया का बहुवचन रूप होगा। देखो कई बार क्या होता है कि हमें आसान जो वर्ड्स होते हैं वो गलत करके आ जाते हैं, वही हमें गलत नहीं करने हैं। तो देखो यहाँ पर कह रहा है गुड़िया का बहुवचन क्या है ये बताना है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुड़िया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन सा, ए, पहला ही वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 400 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला
अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द का चयन करो, स्त्रीलिंग कौन सा है। तो देखो इसमें क्या है, दाल। कैसे, अब देखो हमने बताया था पिछले पार्ट में कि जब भी आपको ना आ रहा हो तो उसका आप एक सेंटेंस बना लिया करो। जैसे देखो चावल पक गई है नहीं बोलते, चावल पक गए हैं, मतलब ये पुल्लिंग हो गया। अगला उड़द, उड़द उड़द खराब हो गए हैं, खराब हो गई है नहीं, तो ये भी हो गया पुल्लिंग। मटर अच्छा हुआ, मटर अच्छी हुई है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। दाल ठीक है, अच्छा हुआ है। अगला है कि कह रहा है कि दाल पक गई है, दाल पक गया है नहीं बोलते, तो स्त्रीलिंग यही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 480 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 480 नंबर क्वेश्चन पे कारक बताओ, संतुलित भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें से बताना है कि कौन सा कारक है। तो फ्रेंड्स इसका जो कारक हो जाएगा ये हो जाएगा कर्ण कारक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा 481 नंबर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार नहीं है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा नहीं आता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये नहीं आता अनुतम, जो अनुतम पुरुष है ये नहीं आता क्योंकि जबरदस्ती में लिख दिया गया है। ठीक है, उत्तम पुरुष मध्यम और अन्य में आता है लेकिन अनुतम पुरुष नहीं आता है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 482 नंबर है और 482 नंबर पे कह रहा है विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जो विशेषण होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो ये हो जाएंगे 4 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये नंबर्स होते हैं इनको आपको याद रखना है, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं 483 और इसमें कह रहा है 483 नंबर पे चिड़िया आकाश में उड़ती है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार कौन सा है। यानी कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये सेंटेंस दिया है, इसमें क्रिया का प्रकार पूछ लिया कि कौन सी क्रिया है, तो फ्रेंड्स ये है आकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी लास्ट वाला राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बताया था आकर्मक सकर्मक क्या होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में घटित होने वाली थी पर किसी कारणवश न घटित हो सकी, तो भूतकाल का कौन सा भेद होता है। यानी कि भूतकाल में कोई काम होने वाला हो और न हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे उसको फ्रेंड्स यहाँ पर हेतुमद भूत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हेतुमद भूत होता है जिसकी संभावना रही हो पास्ट में लेकिन वो काम ना हुआ हो पास्ट में ही। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 485 नंबर पे नाम धातु क्रिया की पहचान कीजिए। तो नाम धातु क्रिया कौन सी है इसमें से ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स शर्माना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जगवाना, पकवाना और लिखवाना ये सारे अलग अलग काम है, लेकिन शर्माना जो है वो नाम धातु है, डायरेक्ट वहां पर सब्जेक्ट के साथ आ रही, डायरेक्ट कर्ता से जुड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 486 नंबर, शायद आज वर्षा हो, वाक्य का प्रकार बताना है। देखो हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। कह रहा है कि शायद आज वर्षा हो, ये किस टाइप का सेंटेंस दिया हुआ है, इसका प्रकार क्या है, तो इसका जो प्रकार है फ्रेंड्स ये है संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। संदेह क्यों, क्योंकि यहाँ पर संदेह है, डाउट है कि आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अगर ये कह देता वर्षा हो सकती है तो हो सकता है कि संभावना सूचक होता। अगला नेक्स्ट में आते हैं, भाववाच्य की पहचान करना है। इसमें भाववाच्य कौन सा है ये बताना है। तो इसमें फ्रेंड्स हमने बताया था एक अच्छी सी ट्रिक आपको पहचानने के लिए, पहले इसका आंसर जानते हैं फिर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इतनी गर्मी मुझसे नहीं सोया जाता। ये देखो इतने सारे बार पूछा गया है, इतने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं, बहुत बार ये भाववाच्य पूछने के लिए सेंटेंस चेंज हो जाता है, लेकिन भाववाच्य पूछता है अलग अलग तरीके से, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो भाववाच्य की पहचान करना है, तो इसमें से देखो ट्रिक क्या होती, जब कहीं आ जाए मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे सोया नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, तो समझ जाओ कि भाववाच्य। जैसे देखो इतनी गर्मी में मुझसे नहीं सोया जाएगा, नहीं सोया जाएगा, नहीं खाया जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, तो हमेशा भाववाच्य ही होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 487 नंबर का हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला है 488 नंबर और इसमें कहा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कान पर जूं रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखो मुहावरा एक आता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, कान में जूं रेंगना इसका अर्थ बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्यान न देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 489 नंबर और इसमें कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का मतलब है कि जो गलत लिखा गया है, शुद्ध तरीके से नहीं लिखा गया है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दुराग्रह,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, क्योंकि ऐसे कई सारे वर्ड्स आते हैं जो पूछ लिया जाता है शुद्ध और अशुद्ध। तो कई बार ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं जो हम पढ़ते हैं इसके बाद भी हम भूल जाते हैं और गलत हो जाता है। तो ये आने ज़रूरी है। जब एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे या कभी ऐसा वर्ड दोबारा रिपीट होता है तो आप इसको सही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 490 नंबर है और इस पे कहा जा रहा है अपेक्षा उपेक्षा दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। कई बार क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स आते हैं जो अलग अलग तरीके की इनके अर्थ हो सकते हैं लेकिन देखने में एक ही जैसे रहते हैं, यानी कि मेल खाते हुए। जैसे अपेक्षा और उपेक्षा, इन दोनों का अलग अलग अर्थ बताना है क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर इच्छा और निराधार। यानी कि अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा और उपेक्षा का मतलब होता है निराधार, यानी कि किसी की क्या करना, बेइज्जती करना। तो ये होता है उपेक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाती है। तो अगर आपको चैनल से कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके पीछे वाले पार्ट्स और जो भी करवाए हुए आप देख सकते हैं, या इसके साथ साथ जो भी हमने ट्रिक बताई है उसकी वीडियो यहाँ पर दे देंगे। साथ साथ में मैथ की क्लास अगर आप चाहते हैं कि ये भी कंप्लीट होती जाए तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कंप्लीट तरीके से देखना तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो हर एक कैटेगरी वाइज हमने बना दिया है प्लेलिस्ट। तो वहाँ पर हमने लिख दिया है प्रीवियस ईयर पेपर, मैथ की क्लास के लिए अलग, बाकी जो जो पार्ट्स हैं आप देख लेंगे वहाँ पर आसानी से। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।